लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हमारे साथ में है एक ऐसी शख्सियत जो इस कहावत को हूबहू सच करती हैं। हमारे साथ में है वेदिका विहानी जी, जिन्होंने अपने संघर्ष, जुनून और जज्बे के साथ में जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है उसको शानदार तरीके से क्लियर किया। आज हम जानेंगे इनके संघर्ष के बारे में कि किस प्रकार से आज की जनरेशन, आज की लड़कियां जो सपना देखती हैं उनके लिए किस प्रकार से ये मिसाल बन रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बहुत ही धन्यवाद कि आपने ऐसे शब्दों से मेरा इंट्रोडक्शन किया। नहीं, आप काबिल हैं इस चीज़ के। धन्यवाद। तो आपको पहले तो शुभकामनाएं आपके इस अच्छे प्रयास में, अच्छा रिजल्ट आपने लाया। तो वेदिका जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जो ये सपना था, ये आपका मन कब बना इस चीज़ में जाने का? मेरा स्कूल टाइम से ही ये सपना था या फिर ये एम्बिशन था कि मुझे सिविल सर्विसेज में एंटर करना है। और फिर मैं जैसे जैसे और बड़ी होती गई तो मुझे मौका मिला, ये सौभाग्य मिला कि मैं अलग अलग सिविल सर्वेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे काम पढ़ती रही। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे देश में काफ़ी सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं जिनको एक सिविल सर्वेंट काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है और ग्रास रूट लेवल चेंज ला सकता है। तो बचपन का सपना था और बड़े होने पर एक उसका जो नॉलेज के थ्रू और गेन किया तो उस चीज़ को और ज़्यादा, मेरे सपने को और स्ट्रेंथ मिल गई एक तरीके से। और फिर कॉलेज में मैंने मेरे फादर को बोला, फादर और मदर को, कि मुझे ये परस्यू करना है सिविल सर्विसेज को। अच्छा, तो फिर जब आप मन बना ही लिया था तो उस समय पारिवारिक सपोर्ट कैसा रहा? बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था पारिवारिक तौर पे। इनफैक्ट मेरा मन था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद पहले एमबीए या कुछ करके, जॉब करके फिर एग्ज़ाम के लिए बैठूं। लेकिन मेरे फादर ने कहा कि नहीं, तुम में काबिलियत है, तुम अभी भी बैठ सकती हो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 21 साल है इसकी एलिजिबिलिटी। तो उनने बोला कि मुझे एज का फ़ायदा उठाते हुए एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था मेरे दोनों पेरेंट्स का। और आई थिंक बहुत ही मैं लकी थी कि मुझे बहुत सपोर्टिव इकोसिस्टम मिला मेरी पढ़ाई के लिए। इकोसिस्टम मिला। अच्छा, तो जब आपने तैयारी का मन बना लिया, परिवार का सपोर्ट जब मिल गया, चलो तैयारी में जब आप गए, उस समय ऐसी कौन सी परेशानी आई जो कि आपको काफ़ी परेशान करने लगी हो? एक सबसे बड़ी परेशानी जो इस एग्ज़ाम के समय आती है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, वो तो खैर हर एक एग्ज़ाम में हमारे देश में करनी ही रहती है। लेकिन ये एग्ज़ाम का सफ़र थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभार। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम स्टूडेंट्स क्लियर कर पाते हैं। तो वो सफ़र जब लंबा होता है, और एक एग्ज़ाम में ये चीज़ है कि वापस लेवल 0 से ही स्टार्ट करना पड़ता है। एक लेवल क्वालिफाई करके यू कैन नॉट स्टे एट दैट लेवल, यू हैव टू अगेन गिव दैट लेवल इफ़ यू डू नॉट क्वालिफाई द नेक्स्ट लेवल। तो वो पेशेंस रखना और गिव अप नहीं करना, मतलब नेवर गिव अप, एक एटीट्यूड चाहिए होता है और एक बहुत पॉजिटिविटी चाहिए होती है कि इतने कंपटीशन को हम कवर करके क्लियर कर लेंगे। तो वो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है इस एग्ज़ामिनेशन में। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि रोज़ खुद को सुबह उठ के रिमाइंड कराना चाहिए कि हमने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी। जब वो क्यों मिसिंग हो जाता है ना, तब वो मोटिवेशन कम होने लग जाता है। तो वो क्यों खुद को रोज़ याद दिलाना चाहिए और खुद की काबिलियत पे पूरा भरोसा रखना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं जिस मुकाम पे पहुँचूँगी उस पर भी मैं अच्छा ही काम करूँगी। जब ये विश्वास रखते हैं तो पढ़ाई थोड़ी सरल हो जाती है। अच्छा, तैयारी की शुरुआत आपने जयपुर से की या फिर डायरेक्ट सीधे हम दिल्ली निकल गए थे? जी नहीं, मेरी पूरी तैयारी जयपुर से ही हुई है। मैं 6 महीना ज़रूर दिल्ली रहने गई थी देखने के लिए कि भाई एग्ज़ाम का क्या माहौल होता है, कितना कंपटीशन है, लोग कितनी मेहनत करते हैं।
बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये कहना चाहूँगी, आप किसी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ से भी पूरी तैयारी हो सकती है, क्योंकि आजकल आई थिंक इंटरनेट इज़ अ गिफ्ट इस चीज़ के अंदर, और हर एक सर्विस स्पेशली कोविड के बाद से इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आसानी से खुद के शहर में रहकर इस एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है। अच्छा, तो जब आप तैयारी के लिए जयपुर में शुरुआत कर दी, फिर दिल्ली गए, तो जयपुर और दिल्ली में कुछ फ़र्क नज़र आया, मतलब तैयारी में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें या फिर कुछ फॉर्मूलाज जो कि डिफरेंट हो? एक चीज़ ज़रूर है कि दिल्ली में जैसे पटेल नगर हो गया, ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया, ये एक तरीके से हब है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के, तो वहाँ का एक माहौल अलग ही होता है। हर चाय की दुकान पे, हर एक जगह बुक स्टोर में यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही दिखते हैं, तो उस भीड़ को देखकर एक डर सा लगता है मन के अंदर कि इतने लोग दे रहे हैं, इतनी लोग मेहनत कर रहे हैं और सब में लगभग काबिलियत उतनी ही होती है, तो एक डर सा लगता है कि भाई हम कैसे करेंगे। तो कभी ऐसा हुआ जब पढ़ने का मन नहीं हुआ। खुद के शहर के रहने के भी बेनिफिट्स हैं, हम हमारे माता पिता और दोस्तों के सहयोग के साथ रहते हैं उसमें, तो एग्ज़ाम में जब लो पॉइंट्स आते हैं तो दिल्ली में एक अकेलापन है जो खुद के शहर में नहीं है, साथ में मोटिवेशन देने वाले सब लोग होते हैं, तो इसीलिए मैंने जयपुर को हमेशा ज़्यादा प्रेफर किया दिल्ली से। अच्छा, तो आप इस लाइन में, इस फील्ड में आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं? मैंने अभी रिसेंटली श्री परमेश्वरन अय्यर जी की किताब पढ़ी है। वह स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू हुआ था तो उसके एक तरीके से हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान की सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि उस मिशन को वो हेड कर रहे थे, तो और उनने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया हुआ है, और वो बहुत ही देश के लिए एक बहुत ही काबिल और रोल मॉडल वाले IAS ऑफिसर है। तो मैं उनको अपना साउथ इंडियन है, तो मैं उनको एक तरीके से अपना आइडियल मानती हूँ। अच्छा, और बाकी आप एक महिला, एक लड़की हैं जो समाज में आपको आप जिस लेवल पे जाने वाली है, तो आपको चीज़ें बदलनी है, क्योंकि आपको पता है कि सोसाइटी में अभी भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, और रिसेंटली कई केस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप एक लड़की होने के नाते, एक ऑफिसर होने के नाते सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं आप, तो आपका क्या माइंडसेट रहेगा लड़कियों को लेकर? आई थिंक पहला तो जो चेंज है वो ये है कि एक क्या कहते हैं, प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है कि एक महिला अधिकारी को देखकर माता पिता यहाँ तक कि जो आदेश ले रहे हैं उनके भी मन में एक भावना आती है कि हम हमारी सुपुत्रियों को भी उस पथ पे देखना चाहते हैं। तो आई थिंक एक तो देखने का ही इफ़ेक्ट हो जाता है। दूसरा, मेरे को जो सर्विस मिलेगी, अभी एलोकेट नहीं हुई है सरकार की तरफ से, लेकिन जो भी सर्विस मिलेगी उसमें हमारे देश में महिलाएं शिक्षा, हेल्थ और सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करती है। मैं उस पर बहुत ही अच्छे से काम करना चाहती हूँ और ओवरऑल महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज हमारा देश, जब हम ये बात करते हैं कि हम हमारे देश की 100वीं इंडिपेंडेंस डे पे एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, तो देश की 50% जो जनता है उसको उतना ही साथ में लेकर चलना पड़ेगा वो करने के लिए हासिल। तो मैं महिला सशक्तिकरण पे कैसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स और बिल्ड हो सकते हैं, उनको कैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स और सिक्योरिटी का सपोर्ट अगर मिल जाए तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा बिल्ड कर सकती है। आई थिंक इट इज़ दी मिसिंग अपॉर्चुनिटी, वरना कैपेबिलिटी की तो कोई कमी नहीं है हमारे देश में जी। अच्छा, तो आप जो नई लड़कियां हैं जो सपना देखती हैं, ये नहीं कहता कि सिविल सर्विस में जाएं, वो किसी भी फील्ड में अपना एक सपना देखती हैं, सोसाइटी या परिवार के सपोर्ट के जो ना मिलने की वजह से पीछे रह जाती है, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ सालों की स्ट्रगल होती है यदि सपोर्ट नहीं मिले तो, परंतु जैसे ही आप सक्सेस की तरफ पहुँचेंगे तो आपको सबसे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि आप अपनी एक तरीके से काबिलियत प्रूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली थी कि मुझे मेरे घर से सपोर्ट मिला, परंतु यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर पे पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करिए, अपना पक्ष रखिए, सारे रीजनिंग दीजिए। यदि फिर भी आपको लगता है आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आज बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उन सब का आप लाभ उठाने की कोशिश कीजिए और अपने सपने को मत छोड़िए। आप अपनी मेहनत करते रहिए, आपकी काबिलियत देखकर आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट अवश्य मिलेगा और आप अपने पथ पे रहिए, लड़ते रहिए,
कहीं एक जगह नहीं से तो कहीं और से तो पक्का आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आपकी बहन ने यूपीएससी में इतने अच्छे अंक प्राप्त किए और यूपीएससी एग्ज़ाम को बहुत शानदार तरीके से क्लियर किया, तो आप अपनी बहन के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर वेदिका ने ये बहुत ही एक मुश्किल पड़ाव चूज़ करा है, और अगर आपको पता चले कि एक पढ़ाई से पहले कि अगर उसके कोई भी पड़ाव में आप अगर फ़ेल हो गए तो आपको वो शुरू से फिर से चालू करना पड़ेगा, तो आप ये सोचकर ही डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उसने ये यूपीएससी जैसी परीक्षा चूज़ करी, तो वेदिका स्टार्टिंग से ही बहुत पेशेंट रही है और अच्छी रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और शुरू से ही हमारी फैमिली में से कोई भी आज तक सर्विस में नहीं गया है, और आज इसने ये काम करके हम सबको बहुत प्राउड फील करवाया है। अच्छा, तो आप भी बहन की तरह ही मतलब सभी को ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ही काम करें, कुछ अलग हटकर? मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ अलग या हटकर काम करे, उनको जो भी काम पसंद है वो करे। अगर वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो काम अगर अलग हो या हटकर हो, जो उनकी रुचि है जिस काम में और जो काम उनको पसंद है वो करे, और वो अगर अच्छे पूरे दिल से करेंगे तो वो खुद हटकर बन जाएगा वो काम। अरे बहुत खूबसूरत बात कही है। देखिए, ये थे वेदिका के भाई, जिनकी बातें जितनी खूबसूरत, जितना संघर्ष वेदिका ने किया और जितना मेहनत किया और उसकी वजह से वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आई, आज ये भी खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। तो इस तरीके से अगर जुनून और जज्बा हमारे साथ में जुड़ा रहता है तो सफ़र कितना भी मुश्किल हो कट ही जाता है। तो वेदिका जी की ये थी कहानी और ये थी सक्सेस की स्टोरी कि किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की, ये उनके भाई थे। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।